तो अब हम लोगों ने पढ़ना है जी ग्रोथ फंक्शन। ग्रोथ फंक्शन क्या होते हैं? देखें, जब हम सिम्प्लिस्टिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमने जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बयान करनी है किसी भी एल्गोरिदम की, तो उसके लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं ग्रोथ फंक्शन और दूसरा होता है सिम्प्लिस्टिक नोटेशन। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। हमने जब भी किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बयान करनी है तो उसके लिए दो चीज़ों का ख्याल करते हैं। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और मैं एक उसकी सिम्प्लिस्टिक नोटेशन का और दूसरा उसके ग्रोथ फंक्शन का। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हम लिखते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लिखी जाती है। अब ये हम लोगों ने सिम्प्लिस्टिक नोटेशन तो पढ़ ली कि तीन तरह की नोटेशंस है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ फंक्शन क्या है और इनका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाता है या इनको किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। तो ग्रोथ फंक्शन को समझाने के लिए हम अमूमी तौर पर इससे ग्राफ का भी सहारा लेते हैं। अब इस ग्राफ में ये जितने भी आपको साइड पे नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ग्रोथ फंक्शंस के नाम है। वन लॉग एन, एन, एन लॉग एन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डाटा जो है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एक एल्गोरिदम जो है, हम कहते हैं कि उसको 100 एलिमेंट दिए जाएं तो वो कैसे बिहेव करेगा, और अगर उसी एल्गोरिदम को हम लोग जो है वो 1000 एलिमेंट दे दें तो उसका बिहेवियर सेम पहले जैसा रहेगा या तब्दील हो जाएगा। इस चीज को समझने के लिए हम लोग जो है वो ग्रोथ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको यूं समझ लें कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये मैंने मेंशन किए हैं। ये अब आपके सामने इस वक्त जितने भी नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे वही हैं जो कि दूसरी स्लाइड पर भी मैंने आपको दिखाए थे। ये देखें, वन लॉग एन, एन, एन लॉग एन, ये सब वही मैंने लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एन है क्या? एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमने जिस पे वर्किंग करनी है। जैसे हम कहते हैं, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कि हमारे पास 100 एलिमेंट की अरे है, तो वो एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? हम कहते हैं जी मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट जो है वो 100 एलिमेंट पे कैसे बिहेव करेगी और मर्ज सॉर्ट 1000 एलिमेंट पे कैसे बिहेव करेगी। तो यहाँ पे n से मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 100 और 1000 जो मैंने कहा वो क्या थे? वो मेरे n वैल्यू थी। अब जिस तरीके से हमारा ग्रोथ फंक्शन जो है वो हमें बताता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बढ़ने पर इसका बिहेवियर कैसे होगा। अब यहाँ पे पहले अभी तक जो मैंने बात की है इसमें से मुझे ये अंदाज़ा है कि बहुत सारी बात आपको समझ में नहीं आई, लेकिन उसको एक एग्जांपल से करते हैं तो बात मज़ीद क्लियर होती है। हम कहते हैं ये हमारे फंक्शन है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बिग ओ एन लॉग एन एन, एन लॉग एन एन स्केयर। मैं अब एग्जांपल बात करता हूँ यहाँ पे 4, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एन स्केयर की, तो एन स्केयर से मतलब अब क्या बनेगा? 4 स्केयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है एन की वैल्यू क्या ली? 4 ली है ना। तो अगर 4 का स्केयर लें तो क्या वैल्यू आती है? 16 आती है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि 8 का स्केयर लें तो कितनी होगी? 64 होगी। 100 आगे चलते जाएं। अब देखें मैंने एलिमेंट्स कितने बढ़ाए। मैं कहता हूँ कि हम लोग 32 पे थे या हम लोग 8 पे थे, तो 8 पे क्या था? 64 वैल्यू निकल रही थी। और अगर मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा के 32 कर दिए तो उसका फर्क देखिए कितना आ गया? 1000 तक चले गया वो। तो इसका मतलब ये है कि डाटे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी उसी तरीके से उसकी वर्किंग जो है, वो जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए अगर आप सबसे आखिरी वाले कॉलम में आ जाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ में आएगा। हम कहते हैं कि एक एल्गोरिदम है और उसकी उसका ग्रोथ फंक्शन क्या है? 2 की पावर n है, और n से मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू है। हम कहते हैं कि 4 एलिमेंट की अरे थी, उसको सॉर्ट करना था और उसका ग्रोथ फंक्शन क्या था? 2 की पावर n था। तो वो कितने कंज्यूम करेगा? 16 आइट्रेशंस ले लें या टाइम, जो भी आपने इसको कहना आप उसको कह दें, वो 16 जो है वो टाइम कंज्यूम करेगा। हमने अपना डाटा डबल किया, 4 से 8 पे चले गए, लेकिन यहाँ पे देखें वो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है? 256। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा इसकी टाइम कंजप्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाले फंक्शन जिनकी ग्रोथ इस सेंस में होती हो,
जिनका ग्रोथ फंक्शन ये वाला है, वो कभी भी अच्छे तसव्वुर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अब इसके बरक्स मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लॉग एन पे। हम कहते हैं कि हम लोगों ने डाटा लिया जी 4 पे कितना टाइम कंज्यूम कर रहा था वो 2। हमने डाटा ले लिया 64। देखिए मैंने डाटे की रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ा दी, 4 से कहाँ पे चले गए हम लोग, 64 पे चले गए। हम कहते हैं 64 एलिमेंट थे, अब उस पर वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 6। तो हमने डाटा जो है 4 का 2 रिजल्ट निकला था और 64 का कितना निकला है, 6 निकला है। कुछ ज्यादा लंबा फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 4 और 64 की तो बहुत बड़ा गैप है। तो ये वाला वो वाले फंक्शन जिनका ये वाला ग्रोथ फंक्शन होगा, मेरे वो एल्गोरिदम जिनका ग्रोथ फंक्शन लॉग एन होगा, मैं उसको अच्छा समझूंगा कि अगर मेरा डाटा बढ़ भी जाता है तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। और यही वाली बात जो भी मैं आपसे कह रहा था उसको ये ग्राफ के सूत्र में लिखा गया कि जैसे 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 मैं अभी बात करता हूँ 2 की पावर n² की, तो डाटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ जो है, जो टाइम यहाँ पे देखें ये साइड पे आ रही है और ये नीचे डाटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसे वैसे इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जबकि इसके बरक्स मैं n log n की या n की log n की बात करता हूँ, तो जैसे जैसे डाटा बढ़ता भी जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है उसमें देखो इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तो मैं अब अपनी बात को रिपीट करता हूँ। हमने ये कहा कि ग्रोथ फंक्शन हमें ये बताते हैं कि कोई एल्गोरिदम का बिहेवियर कैसा होगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। अब वो एल्गोरिदम सॉर्टिंग का, तो उसका मतलब है सॉर्टिंग के एलिमेंट्स अगर बढ़ जाएं, अगर वो सर्चिंग का है तो मतलब है सर्चिंग के एलिमेंट्स बढ़ जाएं, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, ये बिहेवियर हमें जो है वो हम लोग देखते हैं ग्रोथ फंक्शन की तरीके से। जितना ज्यादा ग्रोथ फंक्शन ऊपर वाली साइड पे जाएंगे हम, तो वो उतना बुरा एल्गोरिदम तस्वर किया जाएगा। और अगर उस एल्गोरिदम की ग्रोथ फंक्शन जो है ये इन वाली साइड्स पे आता है, नीचे वाली साइड्स पे आता है, तो उसका मतलब है उसका ग्रोथ फंक्शन जो है वो उतना ही अच्छा तस्वर किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा बढ़ने पर भी वो टाइम ड्यूरेशन उसका इतना ज्यादा जो है वो चेंज नहीं होता। जबकि ये वाले जो ग्रोथ फंक्शंस हैं इनमें जैसे ही एलिमेंट्स में थोड़ा सा फर्क आता है तो उसकी टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा फर्क आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ n की, तो हम कहते हैं अगर 3 पे था तो 3 एलिमेंट्स पे ये कितना टाइम ले रहा है, हम कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट कोई 20 के करीब ले रहा है। ठीक है, 3 एलिमेंट पे ले रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 पे, तो 5 पे ये कितना ले रहा है, हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन 2048 बनता है। तो सिर्फ 2 एलिमेंट का हम लोगों ने फर्क किया। हम कहते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम का और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n⁻n, तो 2 एलिमेंट बढ़ाए, तो पहले 3 एलिमेंट पे वो जो टाइम ले रहा था वो 32 यूज कर रहा था या 20 यूज कर रहा था, तो 3 से हम 5 पे गए, 2 एलिमेंट बढ़ाने से कितना लंबा फर्क आ गया, 2048 पे चले गया। तो इसका मतलब है ये वो वाले फंक्शन जिनका ग्रोथ फंक्शन ये वाला होगा, हम उसको कभी भी अच्छा जो है वो तसव्वुर नहीं करेंगे। तो हमने जब भी कोई एल्गोरिदम जो है उस एल्गोरिदम को देखना है कि वो कितना एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, तो हम उसके लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। एक और आप इसके बाद एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिथम एनालिसिस में जो है हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है। हाँ, लेकिन इस सब्जेक्ट में जो हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें याद हमें करनी पड़ेगी, और वो ये याद करना है कि किस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकली है ये हमारा पार्ट नहीं है। हाँ, ये हम लोगों ने जरूर याद रखना है कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जैसे अगर आप आपके सामने अगर देखें तो इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ एंड स्केयर। ठीक है, अब बिग ओ एंड स्केयर है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कोई और एल्गोरिथम है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी है जी n log n। ठीक है, मैं इसको या बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी n log n।
ठीक है, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n log n है। और अभी हमने जो दूसरी बात की, हमने कहा जी कि हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है, उसकी कितनी है, n स्क्वायर है। अब इन दोनों में से बेहतर एल्गोरिथम कौन सा है, उसके लिए हमें फिर ये जो फिगर है ये अपनी जेन में रखनी पड़ेगी। एक साइड पे मेरे पास क्या आया था, n स्क्वायर आया था, और दूसरी साइड पे मेरे पास मर्ज सॉर्ट की क्या आई थी, n log n आई थी। तो इसका मतलब है कि मर्ज सॉर्ट जो है वो बेहतर एल्गोरिथम है कंपैरिजन अगर हम करें उसका इंसर्शन सॉर्ट से। तो इंसर्शन सॉर्ट की जो है वो एन स्केयर है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कि किस तरीके से फिर हम ये जज करते हैं कि कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक अच्छी है और कौन सी बुरी है। उसके लिए हम उसका देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद सिम्प्लिक नोटेशन। अब दोनों मुझे क्या बता रही हैं, बिग ओ बता रही हैं कि मैक्सिमम जो टाइम लेगा जी वो इतना लेगा, एन स्केयर लेगा। और अभी चूंकि मैंने शुरू में एक जिक्र किया था, आपके एल्गोरिथम की जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है तो उसका केस जरूर बताया जाता है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस की है, बेस्ट की है, वर्स्ट की है या वर्स्ट की है। तो ये वो केस जरूर साथ लिखा जाता है। और अगर ऐसा ना लिखा गया हो तो उसका मतलब है कि वर्स्ट केस को डिस्कस किया जाता है। क्यों, अगर फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया जाए, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हम लोगों ने क्या जी के बिग वन स्केयर है और वर्स्ट केस में, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एवरेज की या बेस्ट की बात करूंगा तो यकीनी तौर पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केयर से ऊपर नहीं जा सकती। बात समझ आ रही है जी मेरी, कि वर्स्ट केस अगर हमने डिस्कस कर लिया, हमने कहा जी कि बुरे से बुरा क्या होगा यार, हमारे 50 नंबर आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर मैं अच्छे की बात करूं, इनके बेस्ट केस की बात करूं या मैं एवरेज केस की बात करूं, तो मतलब है कि 50 से ज्यादा ही नंबर होंगे, उसके नीचे नंबर नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने कहा जी कि इंसर्शन सॉर्ट की वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन स्केयर है, तो मतलब ये हो गया कि बाकी दो केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यकीनी तौर पर एन स्केयर से नीचे ही होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। क्लियर है जी यहाँ तक?